कहीं जो वर्तमान सरकार उससे भी आपकी भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए उससे उम्मीदें टूट रही हैं। खान विभाग ऐसा विभाग हो गया है सरकार में, खान विभाग और वन विभाग। खान विभाग में तो लगता है कि जो उसका सचिवालय है उसके सचिव हैं, इन्होंने ठेका ले लिया है कि जितने अवैध काम होंगे हम कराएंगे। लिया और कितने आरोप हैं और कितने किताबें। कोई किसी के ऊपर पील पड़ना ये हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, मगर जिसने गलती की वो कम से कम गलती माने तो कि हमसे गलती हो गई साहब। जनता से गलती मान लेंगे तो आप छोड़ देंगे? नहीं, हमारे हाथ में कहाँ छोड़ना, अब तो हमारे यहाँ से तीर निकल गया है। ईमानदारी का चोला उड़कर भ्रष्टाचारी के नाले में आप डुबकी लगा रहे हैं और आपकी उम्मीदें जो है तुरंत बिखर जाएगी, तो ये आरोप है। नहीं, आरोप है, मगर आरोप को सही करने के लिए कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए कि नाला कहाँ है, जिसमें कहाँ डुबकी लगा रहा है, ये तो बताएंगे वही ना। मैंने तो बता दिया मुझे जो कहना था। सुनिधि चौहान 2016 में छठ के दिन जमशेदपुर सूर्य मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर समिति के बुलावे पर आई थी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस तरीके से कोरोना के दूसरी लहर ने पूरे देश में जो तूफान मचाई और खासकर झारखंड में भी आप देखें किस तरीके से लोगों पर, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ा। अब बात तीसरी लहर की हो रही है, लेकिन तीसरी लहर आने से पहले अभी भी झारखंड में अनलॉक को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है अभी छूट नहीं मिली है। हालांकि अब 5वीं अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी और आम आदमी पर कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे लोग जो है अपनी जो है दिक्कतों को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगा रहे हैं। हम तमाम जो बातें हैं उस पर करेंगे और हमारे साथ जो है पूर्वी के विधायक माननीय सरयू राय जी हैं और कुछ जो झारखंड में चल रहा है उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, उन आरोप प्रत्यारोपों पर करेंगे जो आप आए दिन जो है अखबारों में देखते रहते हैं। सर, बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से निकली और जितनी भयावह त्रासदी दी, खुद आप भी संक्रमित हुए थे और काफ़ी लोगों को मदद की है और अभी भी बाजार पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। आर्थिक मोर्चे पर हर आदमी जो है करा रहा है और कई सुझाव आपने सरकार को दिए। क्या तीसरी लहर के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी है, दिख रहा है आपको? देखिए, तीसरी लहर अभी एक कल्पना है। ऐसा नहीं है कि तीसरी लहर कहीं हमारे पिछवाड़े में किसी पेड़ पर कहीं गेस्ट हाउस में बैठी है हमारे पास आ जाएगी। पहली लहर में हमने मान लिया कि कोरोना को हमने हरा दिया, मात दे दिया और देश दुनिया में हमने इसका ढिंढोरा भी पीटा। असावधानी हो गई, इसके कारण से दूसरी लहर आई। मगर दूसरी लहर में 15-20 दिनों का जो संकट था उसको हमने कैसे समाप्त किया। पूरे देश में एक ही तरीका है, लॉकडाउन हुआ, सामाजिक दूरी बनी रही और इंजेक्शन लगना शुरू हुआ। तो अगर हम सावधान रहेंगे, पहली लहर के बाद जैसा मुतमईन हो गए थे वैसा नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरी लहर कहीं अलग तरीके से आएगी। ये वायरस है, अपना रूप बदल रहा है, अब डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है उसको, तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में है। हम अगर सावधानियां बरतेंगे इसी तरह से तो जहां है वहीं रह जाएगा, वो आपके पास हमारे पास नहीं आएगा। फिर भी तैयारियां होनी चाहिए। एक तो तैयारियां सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी होनी चाहिए। कोरोना आज चर्चा का एकमात्र कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। ऐसा लगता है कि कोरोना ही है, केवल कोरोना नहीं था तब भी हमारी स्वास्थ्य सुविधा कैसी थी, हमारा एमजीएम कैसा था, हमारे ज़िला के अस्पताल कैसे थे, नीचे जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर बने हैं वो कैसे थे। इसको ज़रा हम याद करें। हमारे इस राज्य में एक ही कमी रह गई है कि दूसरे कई राज्यों ने, जिसमें बिहार भी शामिल है, अव्वल दर्जे पर उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, गुजरात है, इन लोगों ने साल 1.5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का विकास किया है। हम नहीं कर पाए हैं वैसा। हम केवल तीसरी लहर कोरोना की आएगी उससे लड़ने के लिए ही जो करना है कर रहे हैं। मगर स्वास्थ्य की जो सामान्य और उपाय हैं, हमारे अस्पताल ठीक हों, हमारे डॉक्टरों की बहाली हो जाए, पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो पर्याप्त संख्या में रहें, हर चीज़ के लिए हमको आउटसोर्सिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़े, ये काम हमने यहाँ नहीं किया है। मैन पावर की बहुत कमी है सर। 2 दिन पहले ही छपा था, आपने अखबारों में देखा कि 50 या 60%, 70% जगह जो है रिक्त है। और आज हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई जगहों से जाकर दिखाया, बिल्डिंग करोड़ों का बने हैं लेकिन आज वहाँ पर न डॉक्टर है न स्टाफ है, जबकि बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग पूरे मैं कह रहा हूँ कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का
का मतलब ये नहीं कि हम बिल्डिंग बना दें। बिल्डिंग तो सामने मूर्त रूप में दिखाई पड़ती है, उसमें जिसको जितना कट परसेंटेज लेना रहता है वो भी ले लेता है, वो बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है। काम लायक बनाने में फिर उस पर खर्च करना पड़ता है। उस बिल्डिंग में बैठने वाले, उस बिल्डिंग से जो काम होना है उस काम को संचालित करने वाले ऐसे लोगों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और जो बड़े अस्पताल हैं वो आउटसोर्सिंग से कुछ खास लोगों को कहते हैं कि भाई आप हमको दे दीजिए। इसलिए आधारभूत संरचना स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल भवन निर्माण नहीं है, बल्कि मैन पावर है, प्रशिक्षित मानव शक्ति है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये सभी के सभी अल्प वेतन भोगी हैं। तो ये अल्प वेतन भोगी जो समुदाय है, इसको थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा देकर हम इनको लगाएं अपने काम में। इसके लिए ज़रूरी है कि लंबे समय से इस राज्य में 20 वर्षों में जो कार्य संस्कृति में ह्रास हुआ है, प्रशासनिक कार्य समिति लगती ही नहीं है कि हमारी कहीं स्तर की है, तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्षेत्रों में भी कार्य संस्कृति को जब तक नहीं सुधारेंगे, प्रशिक्षित मानव शक्ति को हम उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक केवल कोरोना जैसे किसी न किसी वायरस से लड़ने के ही हम खामख्याली में रह जाएंगे। सर, सवाल जमशेदपुर की तरफ से। कुछ दिन पहले, अभी एक सप्ताह पहले, मानगो और जुगसलाई नगर निगम के चुनाव होने की एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ा जेएनएससी को लेकर क्या होगा? इसलिए कि पहले भी हम इस पर सवाल, अगर उधर हो बन जाते हैं नगर निगम और यहाँ नहीं बनता है तो विकास की गति तो रुकेगा ही, इसलिए कि जो स्थिति है। नहीं, विकास की गति रुकेगी। मेरे जैसा आदमी काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है। मानगो में तो हम लोग सफल हो गए, मानगो के साथ साथ जुगसलाई भी आ गया, और एक बड़ा क्षेत्र जमशेदपुर का है। इसमें औद्योगिक शहर हो कि नगर पालिका नगर निगम हो, इसके बारे में सरकार भी हमेशा टाटा स्टील का मुंह देखते रहती है। एक दिन अखबार में छपा था कि यहाँ के डीसी ने कोई रिपोर्ट भेजी है, क्या क्या भेजा है भी छपा था, और यहाँ के उपायुक्त ने हम लोगों से तो कभी चर्चा नहीं किया, जनता से नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो बनने वाला है उसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी है, उसके हिसाब से बनना है, तो कंपनी है उसके हिसाब से आप बनाइए, मगर कंपनी के ऊपर आप जनता का भविष्य तो नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार के पैसे हैं वो खर्च होंगे कि नहीं होंगे। जब औद्योगिक शहर बन जाएगा तो संचालित कैसे होगा, लोगों की समस्याओं का उससे क्या रिश्ता होगा, सरकार और कंपनी दोनों मिलाकर कुछ करेगी या कंपनी अकेले करेगी और सरकार उसकी सहायता करेगी, या सरकार करेगी और कंपनी सहायता करेगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। और मुझे तो 8 महीने बीत गए, नगर विकास सचिव ने कहा था कि 1 महीने में हम लोग निर्णय कर लेंगे। 8 महीना हो गया, मैंने फिर उनको कहा था। इससे पहले जब हमारी बातचीत हुई तो तब भी आपने मैंने फिर उनको कहा कि भाई 8 महीने हो गए, आपका 1 महीना नहीं हुआ। नहीं, आ गई है रिपोर्ट, हम लोग करने वाले हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे नगर पालिका के नियम कानून हैं और जनता के हितों को जिस तरह से पूरा करने की अपेक्षा नगर पालिका संस्थाओं से है, उसके मद्देनज़र अगर हम केंद्रित कर देंगे केवल औद्योगिक संस्थान पर, तो सफल नहीं होगा वो। इसी दुविधा में सरकार भी है। इसलिए कंपनी सरकार मिलकर बात करके कुछ कर दें। हम लोग तो अब इतना आजीज आ गए हैं कि लगता है कुछ भी तो कर दो। कई योजनाएं भी तो सर आप रुकी हुई है ना, अगर आज देख ही रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो केंद्र की योजनाएं हैं वो यहाँ पर लागू इसलिए नहीं हो पा रही है। नहीं, योजनाओं के कारण नहीं, बल्कि अभी तो 15वें वित्त आयोग का कुछ पैसा हमको मिल रहा है, मिलना शुरू हुआ। एक बीच का रास्ता निकाला उन्होंने, मगर नगर पालिका होने से जो ग्रांट हैं, भारत सरकार से मिलने वाले ग्रांट हैं, वे ग्रांट हमको मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं। हम अपनी स्थिति नहीं सुधार रहे हैं। और आज भी यहाँ के लोग 2 चीज़ के फेरे में पड़े हैं, एक तो औद्योगिक नगर हो या नगर निगम हो, और दूसरा मालिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको। साहब, मैं तो 2 बार बात कर चुका हूँ इधर कोरोना के दूसरी लहर के बाद। नहीं, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमने भी कहा है कि आप मालिकाना दीजिए न दीजिए, लोगों ने अपना मालिकाना स्थापित कर लिया है, अब वही मालिक हैं, आप उसको हटा भी नहीं सकते हैं। तो हटा नहीं सकते हैं, आप मालिकाना दे देते, उनका होल्डिंग कम से कम नंबर दे देते तो आपको भी कुछ पैसा आता, हर साल होल्डिंग टैक्स देते, उनका रहता कि ये घर हमारा है। तो ये आप नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि जनता को इससे नुकसान है।
जनता तो जहाँ बैठ गई साहब वहाँ बैठ गई। एक कहावत है कि हजरत दाग जहाँ बैठ गए। तो आप तो उनको हटा सकते नहीं हैं। अब अपने देखिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित करते हैं कि नहीं। राजस्व सचिव से बात हुई थी, भूमि ये हमारे मुख्य सचिव से बात हुई थी, दोनों एक ही साथ थे। नहीं, हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। मैंने कहा इसमें रास्ता निकालने की क्या बात है, इसमें रिस्क लेने की बात है। और ये मामला जमशेदपुर में प्रज्वलित है, मगर सभी जिलों में ये समस्या है जहाँ लोग इस तरह से बैठ गए हैं। आप लोगों को किसी ज़मीन पर बैठने से रोकते नहीं हैं साहब। वहाँ घर बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, आप उसे रोकते नहीं हैं। और उनको हक देने के बारे में उस बिल्डिंग पर आप 3-5 करते हैं। तो ये नहीं होगा तो साल भर के बाद तो हम लोग अनाउंस करेंगे मालिकाना हो गया हमारा साहब, हम मालिक हैं यहाँ के। अब एक बड़ी समस्या यहाँ है, जहाँ जाइए वहाँ मिलता है अवैध खतियान, अवैध मालिक लिखा हुआ है, फलाना खाता नंबर, फलाना प्लॉट नंबर, ज़मीन बिहार सरकार, अवैध कब्जा XYZ का। अवैध कब्जा का क्या मतलब है साहब? और इस पर 1995 में उस समय DC थे गोरेलाल यादव, उनके दस्तखत हैं खतियान पर। तो इस सरकार को अपने DC के दस्तखत का भी तो करना चाहिए पालन, ये करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। नहीं तो आप कह दीजिए कि साहब अवैध खतियान हमने एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो मैंने तो अपने क्षेत्र में बिरसा नगर में मैं गया था, मैंने लोगों से कहा है कि आप सभी इस ज़मीन पर 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से हैं। और हमारे यहाँ एडवर्स पोजीशन में एक नियम है कि ज़मीन के भिन्न भिन्न प्रकार पर, किसी पर 12 साल आपका कब्जा है, किसी पर 19 साल कब्जा है, अधिकतम 30 साल किसी ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, तो वो ज़मीन पर आपका कब्जा हो गया, आपका खाता खोलना चाहिए। बिहार सरकार में इस तरह के सर्कुलर भी निकले हैं। मैंने सभी को कहा है कि आप आगे बढ़िए, आप अपने CO के यहाँ जाइए, दरख्वास्त दीजिए कि हमारी ये ज़मीन है, हम इतने साल से हैं, बिजली हमारे नाम पर है, टेलीफोन हमारे नाम पर है, ये सब है और हमारा इतना कब्जा है। इसलिए एडवर्स पोजीशन का जो नियम है उसके हिसाब से आप हमारा खाता खोलिए। नहीं खाता खोलता है तो सिविल कोर्ट में जाइए। तो ये अपने एक तरीका निकाला है, सरकार चाहे ना चाहे जनता उस पर अपना मालिकाना अधिकार स्थापित करेगी। कल सर आप माइनिंग को लेकर फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कई सवाल आपने उठाया और कहा भी कि सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री को आपने सारी चीज़ों से अवगत कराया था। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट, जो दूसरा विकल्प है कोर्ट जाने का, वो रास्ता क्या कहीं जो वर्तमान सरकार, उससे भी आपकी भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए उससे उम्मीदें टूट रही हैं? खान विभाग ऐसा विभाग हो गया है सरकार में, खान विभाग और वन विभाग। खान विभाग में तो लगता है कि जो उसका सचिवालय है, उसके सचिव हैं, इन्होंने ठेका ले लिया है कि जितने अवैध काम होंगे हम कराएंगे, चाहे बालू के उठाव का हो, लॉस का हो, कोयला का हो, पत्थर का हो, राज्य के अलग अलग जिले में ये हो रहा है। और मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि ये सब केंद्रित रूप से संचालित हो रहा है खान विभाग के सचिवालय से। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसमें कुछ कर पा रहे हैं? मैंने मुख्यमंत्री को कहा है, लिखा है, 4 चिट्ठियाँ लिखी हैं। हाल में मैंने कहा कि आप, हमको उम्मीद है कि आप इसका संज्ञान लेंगे। आज भी मुझे उन पर भरोसा है। इतने विभाग उनके पास हैं, हो सकता है खान विभाग के अधिकारी उनके पास अलग रिपोर्ट दे रहे हों। तो मैंने कहा संज्ञान लीजिए, अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो मेरे दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। क्योंकि जब मैं कोई मामला उठाता हूँ तो खान विभाग की तरफ से यही आता है कि सही नहीं है। तो मैंने कहा है कि अब कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो अलग है। मुझे अपने आप को सही साबित करने की चुनौती है। मैंने जितने मामले खान विभाग के बारे में उठाया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सचिव और लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ही साबित करना है अपने आप को। इसलिए मैं वैकल्पिक मार्ग अपनाऊंगा। खान और वन दोनों विभाग के जो अधिनियम हैं, कानून है, भारत सरकार के हैं। मैं भारत सरकार के पास जाऊंगा कि आपने अपने कानून में राज्य को अधिकार दिया है, आप देखिए उस अधिकार का क्या इस्तेमाल हो रहा है। वो नहीं होगा, सारे मामलों को लेकर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करूंगा, मगर 10 दिन कम से कम इंतज़ार करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, वो कह दें कि भाई आपने ये मामला उठाया है, ये सही नहीं है, या आप जो कह रहे हैं वह कानूनन गलत है, ये कोई बता दे हमको। सही सर, पीछे चलते हैं। आपने
मैनहट्टन, इसके बाद माइनिंग और अभी टॉफ़ी और टी शर्ट चल रहा है। और इसके बाद और 2 पर आपने किताब मैनहट्टन और जो है माइनिंग को लेकर आपने किताब भी 2 सालों में 2 आपकी आ गई, जिसमें डिटेल से पूरा वो दिया है। और कितने आरोप हैं और कितनी किताबें और आएंगी? अब देखिए, आप सभी जानते हैं किताब लिखना कोई बड़ी आसान चीज़ नहीं होती है, परिश्रम करना पड़ता है, समय गंवाना पड़ता लेकिन है। आरोप तो हैं। जो तथ्य आते हैं उन तथ्यों को सुसज्जित करना पड़ता है कि पढ़ने वाला उसको रुचि के साथ पढ़े। 2 पुस्तकें हमारे आई हैं। मैनहट्ट के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया एसीबी की जांच का। एसीबी ने जांच पूरा कर लिया। अब जो दूसरा पक्ष है, जो इसके अभियुक्त हैं, उनको वो बुला रहा है कि भाई आपको 7 दिन का मैं समय दे रहा हूँ, इस पर आपको कुछ कहना है तो आइए हमारे ऑफिस में, आप कहिए, बताइए। अब ये जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाएंगे तो मान लेगा कि इनको कुछ नहीं कहना है, फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि इस बारे में मैंने जो भी कहा है, मैं तो किताब में हमने लिखा तो हमने बहुत अधिक सावधानी बरती कि कोई एक चीज़ जिसका पूरा सबूत हमारे पास नहीं है उसको हम ना लिखें। अगर एसीबी ने जांच किया होगा तो उसने तो सरकार की फाइल देखा होगा कि उस समय जो मुख्यमंत्री रहे उन्हें कहाँ दस्तखत किया है। जो कमेटियाँ बनी हैं, फाइल पर अपने हाथ से लिख दिया कि फलाना को रखिए, फलाना को रखिए, फलाना को रखिए, या नीचे से प्रस्ताव आया और अपने अनुमति दिया। तो ये सभी चीज़ें तो उन्होंने इकट्ठा किया होगा। इसलिए मैंने जितना लिखा है उससे 10 गुना 20 गुना सामग्री तो एसीबी को ज़रूर मिली होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मामले में एसीबी जांच करके चार्जशीट अगर दाखिल करती है तो जो मुख्य अभियुक्त लोग हैं, किसी को भी 5 साल और 7 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, ये निश्चित है। मगर अब सवाल है कि एसीबी आगे क्या कार्रवाई करती है। जितनी धीमी गति से एसीबी चल रही है, वह धीमी गति तो बहुत विलम्ब करा देगी। इसलिए जिन्होंने गलतियां की हैं, अपने गलती की सज़ा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। षड्यंत्र किया है, गलतियां की हैं, बताए जाने के बाद भी उन्होंने सुधार नहीं किया है। तो मैनहट्ट के बारे में तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। खान के बारे में भी मेरी किताब लिखी, आप लोगों को मिली होगी। मिली है। और अब तीसरा है टॉफ़ी, टी शर्ट। इसी किताब आ रही है सर? अब ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अभी हाई कोर्ट में एक मुकदमा किसी ने किया है। परसों ही वो आए थे कि हमारे पास बड़ी कम कागजात हैं, तो हमारे पास जितने कागजात थे मैंने उनको दे दिया कि आप चाहें तो आइए फाइल कर सकते हैं। तो उस पर सुनवाई चल रही है। इसलिए किताब लिखने में तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी विधानसभा की समिति भी उस पर विचार कर रही है। अब विधानसभा के समिति में भारतीय जनता पार्टी के ही रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं, उसमें उसके सभापति हैं। नीरा यादव जो शिक्षा मंत्री थी, जिन स्कूलों में टी शर्ट टॉफ़ी आज बांटे गए, तो मंत्री वही थी। अब इनका रुख क्या रहता है, मैं तो उसमें सदस्य नहीं हूँ, मगर मेरा सवाल है तो लोग मुझे बुलाते हैं, अधिकारियों को बुलाना होता है। तो अब ये समिति क्या करती है ये देख लेता हूँ। नहीं तो इस लेमन जूस के बारे तो कोई ना कोई हम लोग किताब लिख ही सकते हैं बहुत आसानी से। लिस्ट कितनी लंबी है? और भी लिस्टें हैं? अब कई आरोप हैं, कई आरोपों की कई फहरिस्त है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार उसमें सुधार कर दे। कोई किसी के ऊपर पील पड़ना ये हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, मगर जिसने गलती की वो कम से कम गलती माने तो कि हमसे गलती हो गई साहब। जनता से गलती मान लेंगे तो आप छोड़ देंगे? नहीं, हमारे हाथ में कहाँ छोड़ना। अब तो हमारे यहाँ से तीर निकल गया है। अब तो सरकार के पास है, हाई कोर्ट के पास है। मगर जिस तरह से एक आध हिंदी के अखबारों ने 2 दिन पहले छापा है, उसी पर मार है। उसी पर सवाल ये है, ईमानदारी का चूल्हा उड़कर भ्रष्टाचारी के नाले में आप डुबकी लगा रहे हैं और आपकी उम्मीदें जो है तुरंत बिखर जाएगी। तो ये आरोप है? हाँ, नहीं, आरोप है, ये आरोप है। मगर आरोप को सही करने के लिए कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए कि नाला कहाँ है, जिसमें कहाँ डुबकी लगा रहा है, ये तो बताएंगे वही ना। मैंने तो बता दिया, मुझे जो कहना था मैंने बता दिया। और यहाँ के एक अखबार ने तो छाप दिया, बयान भी छाप दिया, जिसने टॉफ़ी सप्लाई किया, जिसने टी शर्ट सप्लाई किया। वो बयान तो हमने भी जाकर किसके कहने पर किया, तो ये तो बता दिया उसने। अब तो सबसे गंभीर एक मामला इसमें है, श्रीमती सुनिधि चौहान जो बड़ी मशहूर विख्यात पार्श्व गायिका हैं, उनका प्रोग्राम का, उस पर तो अभी समाचार पत्रों ने उतना ज़्यादा नहीं लिखा है। मगर सुनिधि चौहान 2016 में छठ के दिन जमशेदपुर सूर्य मंदिर परिसर में सूर्य मंदिर समिति के बुलावे पर आई थी। और सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक कौन हैं, ये सभी लोग जानते हैं कौन थे। उन्होंने यहाँ
अपना संगीत का जलवा बिखेरा छठ के दिन। 6 नवंबर को छठ थी, 7 को यहाँ से गई होंगी। 9 को रांची में एक बैठक बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, और उस बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय से जो मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि 15 नवंबर को जलसा होने वाला है राज्य के स्थापना दिवस का, उसमें भी श्रीमती सुनिधि चौहान को बुलाया जाए। और जो कला संस्कृति विभाग ने मनोरंजन का कार्यक्रम रखा है उसमें से उसको पहले ख़त्म करा के फिर उनको भी उसमें स्थान दिया जाए। अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की, प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय से उनके बड़े आप सचिव ने दिया और कहा कि इसमें 44,712 रुपये लगेंगे। ये हुआ, तय हो गया। सुनिधि चौहान आई भी उस दिन, और 44 लाख की जगह 55.5 लाख का पेमेंट उनके सभी स्टाफ को रहने, खाने, पीने, घूमने फिरने पर है। अब ये सरकार ने 55.5 लाख का पेमेंट किया है, तो जो सरकार में मुख्यमंत्री थे उन्हीं के संरक्षकत्व में चलने वाली सूर्य मंदिर समिति ने सुनिधि चौहान को कितना पेमेंट किया है, ये बात तो सामने आनी चाहिए। ये बात सामने आएगी तो सीधा संबंध जुड़ जाएगा साहब। आरोपों का लिस्ट बहुत लंबी है। एक आरोप आप पर और भी है कि माइनिंग की जब बात होती है तो आप सह को तो करते हैं लेकिन बाकी रुंगटा और तमाम लोगों को आप छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? में मैं किसी भी एक खननकर्ता या लीजधारी के लिए मैं नहीं कहता हूँ, मैं सरकार को कहता हूँ कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वह कार्रवाई नियम विरुद्ध है। आप जो परमिशन दे रहे हैं वो नियम विरुद्ध है। अगर इसमें कोई एक ही आदमी आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं भी कोई खननकर्ता या कोई लीजधारी मेरी नज़र में नहीं रहता है। मेरी नज़र में सरकार के कानून रहते हैं, जिस कानून से जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जो राज्य की संरक्षित संपत्ति है, जिसके बारे सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 2G स्कैम के फैसले में कहा है कि ये सारी संपदा जनता की संपदा है, देश की जनता की संपदा है, राज्य की जनता की संपदा है। उस संपदा के संरक्षण के बारे में या उससे अधिकतम राज्य को लाभ दिलाने के बारे में भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें राज्य की सरकार को अधिकार दिया है। तो राज्य की सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे कर रही है? मामला केवल राज्य सरकार तक नहीं है, विषय हाई कोर्ट तक जाता है, और हाई कोर्ट के मुकदमों में जिस तरह से मुदई मुदाले मिल जाते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में भी 2013 में भी एक 2 केस में फ़ैसला दिया था कि फोरम हंटिंग को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। फोरम हंटिंग मतलब अगर हम कहीं दोषी हैं तो आज इस फोरम पर जाते हैं, कल उस फोरम पर जाते हैं, परसों उस फोरम पर जाते हैं, कहीं एक जगह से हमको राहत मिल जाए। तो उसी तरह से इस राज्य में तो विचित्र हुआ है कि इस तरह से हाई कोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में एक मामला आया, उस मामले में फ़ैसला हो गया। जो खनन करता है उसके खिलाफ फैसला हुआ। खननकर्ता ने जो रीट याचिका दाखिल किया था उस याचिका में जितने बिंदु उन्होंने उठाया था, मेरिट पर हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो सिंगल बेंच के थे जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, उन्होंने सबको काटते हुए और उनके उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। लास्ट में एक लाइन लिखा कि आप चाहें तो आप रिवीजन अथॉरिटी जो ट्रिब्यूनल होता है वहाँ भी जा सकते हैं, मगर खारिज कर दिया। अब जो खनन करता थे वो रिवीजन अथॉरिटी में नहीं गए, उन्होंने माननीय न्यायाधीश के सिंगल बेंच के जजमेंट को के बारे अपील किया, LPA दाखिल किया डबल बेंच में। और उस LPA में जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे मिस्टर अनिरुद्ध बसु, उनके डबल बेंच का ये डायरेक्शन है कि 10 जून 2019 को इस मामले को ऑर्डर पर रखा जाए, यानी सुनवाई पूरी हो जाएगी, उस दिन ऑर्डर सुनाएंगे। इस बीच में वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, तब से वो मामला पेंडिंग है, सिंगल बेंच में खारिज, डबल बेंच में पेंडिंग। उस समय रिवीजन अथॉरिटी में नहीं गए, इसके बीच वो रिवीजन अथॉरिटी में चले गए और रिवीजन अथॉरिटी ने भी डिसमिस कर दिया। केवल डिसमिस ही नहीं किया बल्कि उसने यह भी लिखा कि आपने इलीगल माइनिंग किया है, अपने क्षेत्र से बाहर जाकर माइनिंग किया है। तो अब
उसको फिर से चैलेंज किया सिंगल बेंच में, और उसके साथ ही जो मामला सिंगल बेंच में पहले चैलेंज हुआ था खारिज होगा उसको भी जोड़ा। इन दोनों को जोड़ के हाई कोर्ट में रखा। अब जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो न तो सरकार के वकील ने ये इतिहास बताया कि साहब इस मामले में एक बार सिंगल बेंच में मामला खारिज हो चुका है तो फिर सिंगल बेंच में ही कैसे उस पर विचार होगा, ये डबल बेंच में पेंडिंग है तो फिर इस पर कैसे विचार हो, किसी ने नहीं रखा। तो जज थे, उनके सामने तथ्य नहीं आए तो उन्होंने जजमेंट दे दिया, और इनके उसमें पहले इनके पिटीशन खारिज हुए, तो इस बार सरकार का ऑर्डर खारिज कर दिया उन्होंने। मगर साथ ही ये भी लिखा कि 12 सप्ताह के भीतर जो 12 सप्ताह के भीतर जो सक्षम प्राधिकार है माइनिंग विभाग का, वो इसमें रीजेंट फैसला दे, तर्कसंगत फैसला दे। तो जजमेंट तो ये होना है कि खारिज किया मगर इसमें फैसला आना बाकी है, विभाग को देना है, मगर इसके आधे को छुपा दिया और इसको प्रचारित कर दिया कि साहब इसको तो इनका सरकार का आदेश खारिज हो गया, और कोई प्रॉपर आदेश नहीं निकाला है, ना माइनिंग डिपार्टमेंट ने निकाला है और ना वन विभाग ने निकाला है। मगर डीएफओ के यहाँ ने इस ऑर्डर के आधार पर वहाँ परमिशन दे दिया और माइनिंग डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने दे दिया। तो ये जो फैसले हैं, इसमें जो नियम है, कानून है, उसका तो पालन नहीं हुआ है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नियम कानून का पालन नहीं हुआ, ये सारी गलतियाँ होंगी। और कौन खनन करता है उससे हमारी क्या शिकायत है, किससे नहीं है, ये बात ही तो कोई बताए कि भाई आपसे हमारी क्या शिकायत है। मैं तो सरकार को कहता हूँ, सरकार को कहने में कोई खनन करता आ जाता है दाहिने बाएँ, तो ये अगर साजिश है तो सरकार के साथ मिलकर उसने भी साजिश किया है। मगर मैं आज भी कह रहा हूँ कि सरकार के अफसर जिस तरह से निर्णय दे रहे हैं वो एक तरह से अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, और झारखंड सरकार का जो खान विभाग है वही केंद्र हो गया है अवैध खनन को बढ़ावा देने वाला। ये मैंने कहा है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं साहब, हमने सही किया है, वहाँ माइनिंग डीएमओ और डीएफओ ने दे दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं अपने आप को सही साबित करूँ। मैं अपने आप को सही साबित करूँगा तो फोरम तो है, भारत सरकार के पास में जाऊँ, या फिर समग्रता में सबको लेकर हाई कोर्ट के पास जाऊँ कि भाई कैसे देखिए पहले कैसे हाई कोर्ट में फैसला हो गया है, या सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ कि एक हाई कोर्ट में ऐसा फैसला हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं तो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास इसमें कर रहा हूँ। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं कौन साफ कपड़ा पहन के और गंदे नाले में डुबकी लगा रहा हूँ, तो मेरा दायित्व तो है ना कि मैं साबित करूँ। आप बता दीजिए कि भाई कौन नाला में डुबकी लगाया, तो मैं साबित करूँगा मैंने नहीं लगाया। तो ये मेरे ऊपर है, इसलिए मैं तो इसमें अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। चलिए सर, वो नियम कानून का आप पालन कर रहे हैं, लेकिन उसी पर सवाल ये उठता है कि जिस नियम कानून को आप बात कर रहे हैं, अभी भी जो आप बात कर रहे हैं कि विभाग जो खान विभाग है वो लगातार जो है गलतियाँ कर रहा है, तो झारखंड में अभी भी अवैध इलीगल माइनिंग और खनन सब कुछ चल रहा है। तो अगर पीछे जब जो खनन विभाग की गलतियां का जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, तो क्या अभी मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है? उसको इतनी संवेदनशीलता से आप क्यों नहीं? मैंने किसी मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं कहा है। पिछले बारे में अगर मुख्यमंत्री खान विभाग के मंत्री जिम्मेदार हैं, तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं खान विभाग के मंत्री हैं, मैं तो उनसे भी कह रहा हूँ, मैं उनको ही बता रहा हूँ जो पहले वाले को बताया था। अभी भी आप चेतावनी जारी कर रहे हैं? नहीं, चेतावनी नहीं, मैं सलाह तो दे रहा हूँ। अगर मेरे सलाह का कोई संज्ञान नहीं लेगा और जब मैं वैकल्पिक रास्ते पर चलना शुरू करूँगा, तब तो ये बातें आएंगी ना कि आगे क्या होता है और पीछे क्या हुआ। इसलिए मैं तो अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में अगर कहीं कोई सामने आ जाता है, ये कहे कि नहीं साहब आप तो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, आपका निशाना मतलब कहीं नहीं है, बल्कि जो सामने आ जा रहा है वो खुद ही ये हो जा रहा है। ऐसे ही हम और भी जो आरोप प्रत्यारोप उस पर बात करेंगे, और इसके साथ ही जो भी जुड़ा हुआ झारखंड के मुद्दे उस पर भी सर ने बड़ी बेबाकी से राय दी, और आगे भी जमशेदपुर को नगर निगम खासकर जेएनएससी को लेकर जो हमेशा ये मुद्दा रहा उस पर भी हम बात किए, और आगे भी बात ये जारी रहेगी कि अगर मानगो और जुगसलाई नगर निगम बन जाएगा और वहाँ चुनाव होगी, तो फिर जमशेदपुर खासकर जेएनएससी का क्या होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी सृजन मिश्रा और CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।